everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this lecture is in continuation with my previous lecture for the chapter amino acids. In my previous lecture, we have discussed about the structure of amino acids, classification of amino acids, as well as titration curve of amino acids. And in this lecture, we are going to discuss about two important topics. First one is the peptides and proteins, and second one is the separation and purification of proteins. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi, in plant microbe interaction. I have qualified CSR UGC NET JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience, and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and in this lecture we are going to discuss about two important topics. First one is the peptides and proteins, and second one is the separation and purification of protein. So let's first discuss about the first topic, that is पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स है. सो जितने भी बायोलॉजिकली अकरिंग पॉलीपेप्टाइड की अगर साइज की बात करें तो इनकी साइज वेरी करती है फ्रॉम स्मॉल साइज टू वेरी लार्ज साइज. बट सवाल यहाँ पे ये है कि पॉलीपेप्टाइड होता क्या है. पॉलीपेप्टाइड की अगर बात करें तो दे आर कंटिन्यूअस चेन ऑफ अमाइनो एसिड जो कि एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं बाई पेप्टाइड बॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल, दिस स्फीयर रिप्रेजेंट्स वन अमाइनो एसिड, this represents another amino acids, this represents another amino acids, this represents another amino acids. ये सारे अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं बाई स्पेसिफिक कोवैलेंट बॉन्ड, और इस कोवैलेंट बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इस कोवैलेंट बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड. सो पॉलीपेप्टाइड की अगर बात करें तो ये 3 अमाइनो एसिड्स से भी बनते हैं, 1000 या मोर देन 1000 अमाइनो एसिड्स के भी बने होते हैं. सो पेप्टाइड्स आर बेसिकली कंटिन्यूअस चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स. अब सवाल यह है कि दो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. दिस इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड दिस इज द सेकेंड अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड्स की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, टोटल कॉमन अमाइनो एसिड्स 20 होते हैं, और सारे के सारे 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है. सिमिलर इन द सेंस एक अल्फा कार्बन होता है और इस अल्फा कार्बन पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. एक सब्स्टिट्यूएंट जो होता है अमाइनो ग्रुप होता है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, थर्ड सब्स्टिट्यूएंट इज हाइड्रोजन एंड फोर्थ सब्स्टिट्यूएंट इज आर ग्रुप. ग्लाइसिन में ये आर ग्रुप जो होता है वो अनदर हाइड्रोजन एटम होता है. इस अल्फा कार्बन पे जो 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 4 में से 3 सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सेम होते हैं सारे 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स में. डिफरेंस कहाँ होता है? डिफरेंस होता है आर ग्रुप में. आर ग्रुप का साइज, स्ट्रक्चर एंड पोलरिटी डिफर करता है फ्रॉम वन अमाइनो एसिड्स टू अनदर अमाइनो एसिड्स. सो दिस इज वन अमाइनो एसिड. वन अमाइनो एसिड का ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पे ये अमाइनो ग्रुप है. अमाइनो ग्रुप यहाँ पे NH3 प्लस है. दिस इज द फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म, एंड दिस इज आर ग्रुप, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सिमिलरली इस अमाइनो एसिड की अगर बात करें तो ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये आर ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, एंड दिस इज अमाइनो ग्रुप. सो दिस इज अल्फा अमाइनो ग्रुप, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज अल्फा अमाइनो ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक अमाइनो एसिड का अल्फा अमाइनो ग्रुप इन्वॉल्व होता है और दूसरे अमाइनो एसिड का अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होता है. अब इसका मैकेनिज्म क्या है? क्योंकि जो अल्फा अमाइनो ग्रुप होते हैं, अल्फा अमाइनो ग्रुप के नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है. क्या होता है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंसी में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. आउट ऑफ 5 3 बॉन्ड में इन्वॉल्व है एंड 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है.
अब क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। क्या करेगा, अटैक करेगा। मीन्स ये जो अमाइनो एसिड का अल्फा अमाइनो ग्रुप है, अल्फा अमाइनो ग्रुप इज गुड न्यूक्लियोफाइल। क्या है, इट इज गुड न्यूक्लियोफाइल। और क्योंकि ये गुड न्यूक्लियोफाइल है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के OH ग्रुप को डिस्प्लेस करता है। क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अमाइनो एसिड का अल्फा अमाइनो ग्रुप गुड न्यूक्लियोफाइल तो है, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो OH ग्रुप है, दिस OH ग्रुप इज पुअर लिविंग ग्रुप। ये क्या है, इट इज पुअर लिविंग ग्रुप। और क्योंकि ये पुअर लिविंग ग्रुप है इसीलिए ये रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल नहीं होता है एट फिजियोलॉजिकल pH। फिजियोलॉजिकल pH पे दिस रिएक्शन इज नॉट थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल। सो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल बनाने के लिए इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को मॉडिफाइड करते हैं या एक्टिवेट करते हैं। बट द अल्टीमेट रिएक्शन इज जो एक अमाइनो एसिड का अल्फा अमाइनो ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, इस कार्बन पे अटैक करता है, OH ग्रुप को डिस्प्लेस करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। और जब ये वाटर के फॉर्म में डिस्प्लेस हो जाते हैं तो कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है एंड दिस बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और इस पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में टोटल 4 एटम्स इन्वॉल्व हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इन चारों एटम को बोलते हैं क्या, इन चारों एटम को बोलते हैं पेप्टाइड ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड ग्रुप। सो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज ए which type of reaction, it is condensation reaction। क्या है, it is example of condensation reaction। so this is all about formation of peptide bonds। so दो अमाइनो एसिड कितने पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, 2 अमाइनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा। अगर 3 अमाइनो एसिड हैं तो 3 अमाइनो एसिड एक दूसरे से कितने पेप्टाइड से जुड़े रहेंगे, 2 पेप्टाइड से। अगर 4 अमाइनो एसिड है तो ये एक दूसरे से जुड़े रहेंगे 3 पेप्टाइड बॉन्ड से। अगर 5 अमाइनो एसिड है तो यहाँ पे 4 पेप्टाइड होगा। सो दिस इज डाइपेप्टाइड। ये क्या है, दिस इज डाइपेप्टाइड, दिस इज ट्राइपेप्टाइड। अगर 2 अमाइनो एसिड होगा तो उसको डाइपेप्टाइड बोलेंगे, अगर 3 अमाइनो एसिड होगा तो इसको ट्राइपेप्टाइड बोलेंगे, अगर 4 अमाइनो एसिड होगा तो इसको बोलेंगे टेट्रापेप्टाइड एंड 5 अमाइनो एसिड होगा तो इसको बोलेंगे पेंटापेप्टाइड। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेंटापेप्टाइड। अगर सवाल यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि डाइपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड है, सो डाइपेप्टाइड में सिर्फ और सिर्फ एक पेप्टाइड बॉन्ड है। डाई रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, ट्राई रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, टेट्रा रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड सो ऑन। सो अगर डाइपेप्टाइड है तो उसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा, ट्राइपेप्टाइड है तो उसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, टेट्रापेप्टाइड है तो उसमें 3 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, पेंटापेप्टाइड है तो 4 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। सो यहाँ पे एक कंक्लूजन है, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड की अगर बात करें तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स -1। जितना अमाइनो एसिड होंगे उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पेंटापेप्टाइड। इस पेंटापेप्टाइड में 5 अमाइनो एसिड्स हैं। कितने अमाइनो एसिड्स हैं, 5 अमाइनो एसिड्स हैं। एक अमाइनो एसिड जो है दैट इज सेरीन, second one is the glycine, third one is the tyrosine, fourth one is the alanine and fifth one is the leucine। so यहाँ पे 5 अमाइनो एसिड है, 5 अमाइनो एसिड एक दूसरे से लिंक्ड है बाई 4 पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज द 1 पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज द 2nd पेप्टाइड बॉन्ड एंड दिस इज द 3rd पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज द 4th पेप्टाइड बॉन्ड। सो पेंटापेप्टाइड में एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं।
अब यहाँ पे कन्वेंशन यूज किया जाता है फॉर द लोकेशन ऑफ फ्री अमाइनो ग्रुप एज वेल एज फ्री अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन द पेप्टाइड। जो फ्री अमाइनो ग्रुप होंगे, दैट इज फ्री अल्फा अमाइनो ग्रुप जो होंगे, वो हमेशा किस पोजीशन पे होंगे? वो हमेशा लेफ्ट साइड में होंगे। लेकिन जो फ्री अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे वो हमेशा पेप्टाइड के राइट साइड में होंगे। सो पेप्टाइड का लेफ्ट साइड, क्योंकि फ्री अल्फा अमाइनो ग्रुप है, इसीलिए इसको एन टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन टर्मिनल बोलते हैं। जबकि राइट साइड पे फ्री अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको बोलते हैं सी टर्मिनस। क्या बोलते हैं? सी टर्मिनस बोलते हैं। इसको सी टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको सी टर्मिनल बोलते हैं। सो अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म है। फर्स्ट वन इज द ओलिगोपेप्टाइड एंड सेकेंड वन इज द पॉलीपेप्टाइड। ओलिगोपेप्टाइड की अगर बात करें तो कुछ अमाइनो एसिड्स अगर पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ज्वाइंट होते हैं तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओलिगोपेप्टाइड। लेकिन मेनी अमाइनो एसिड्स अगर एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ज्वाइंट रहते हैं तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। अब सवाल यहाँ पे ये है कि पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन में क्या डिफरेंस है? क्या पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन में क्या डिफरेंस है? और किसी भी चीज को क्लासिफाई करने के लिए एक रेफरेंस वैल्यू लिया जाता है। यहाँ पे इन दोनों को क्लासिफाई करने के लिए एक रेफरेंस वैल्यू लिया गया है दैट इज मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट इज 10,000। अगर किसी पॉलीपेप्टाइड चेन का मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 10,000 है तो उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। लेकिन अगर ग्रेटर देन 10,000 है तो उसको बोलते हैं क्या? प्रोटीन। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। पेप्टाइड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर आयोनाइजेशन बिहेवियर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जितने भी 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं उन 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स में आयोनाइजेशन बिहेवियर होते हैं। वो आयोनाइज करते हैं जब वो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली पेप्टाइड्स भी जब सॉल्यूशन में होते हैं तो वो आयोनाइज करते हैं, उनका यूनिक आयोनाइजेशन बिहेवियर होता है। पेप्टाइड का आयोनाइजेशन कैसे होता है ये हम समझते हैं इस एग्जाम्पल से। दिस इज टेट्रापेप्टाइड। टेट्रापेप्टाइड है मीन्स इसमें कितने अमाइनो एसिड्स हैं? टेट्रापेप्टाइड है तो इसमें 4 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। कितने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे? 4 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। अगर इसमें पेप्टाइड बॉन्ड की अगर बात करें तो 4 अमाइनो एसिड्स में 3 पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। मीन्स 4 अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से 3 पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होंगे। दिस इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड जो कि टर्मिनल है, दैट इज अलानिन। सेकेंड अमाइनो एसिड इज ग्लूटामेट, थर्ड अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन एंड फोर्थ अमाइनो एसिड इज लाइसिन। अलानिन का आर ग्रुप क्या होता है? मिथाइल। ग्लूटामेट इज एसिडिक अमाइनो एसिड, इसलिए इसके आर ग्रुप में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। थर्ड वन इज द ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होता है। इवन जो आर ग्रुप होते हैं दैट इज अनदर हाइड्रोजन। लाइसिन की अगर बात करें तो लाइसिन इज ए बेसिक अमाइनो एसिड। इट मीन्स कि इसके आर ग्रुप में अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा। सो यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन है, अमाइनो एसिड्स की अगर बात करें तो अमाइनो एसिड्स में जो आयोनाइजेबल ग्रुप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होगा अल्फा अमाइनो ग्रुप, दूसरा होगा अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड थर्ड वन इज द आर ग्रुप। बट सारे अमाइनो एसिड्स में आर ग्रुप आयोनाइजेबल नहीं होते हैं। कुछ अमाइनो एसिड्स में आर ग्रुप नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स में आर ग्रुप आयोनाइजेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल एसिडिक अमाइनो एसिड्स हुआ या बेसिक अमाइनो एसिड्स हुए या फिर सिस्टीन हुआ या फिर टायरोसिन हुआ, उनका जो आर ग्रुप होता है वो आयोनाइजेबल होता है। अलानिन की अगर बात करें तो अलानिन का आर ग्रुप आयोनाइजेबल नहीं है, मीन्स इसका जो आर ग्रुप है वो नॉन आयोनाइजेबल है। इट मीन्स कि इसमें आयोनाइजेबल ग्रुप क्या होगा? एक तो
अल्फा अमाइनो ग्रुप होगा और दूसरा अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। बट इनका जो अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये पेप्टाइड बॉन्ड में इन्वॉल्व है, और पेप्टाइड बॉन्ड में जो आयनाइजेबल ग्रुप इन्वॉल्व होगा दे आर नॉन आयोनाइजिंग। क्या होगा? दे आर नॉन आयोनाइजिंग। इट मीन्स कि यहाँ पे एक थंब रूल है कि जो इंटरनल अल्फा अमाइनो या अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे वो नॉन आयोनाइजेबल होंगे। ग्लूटामेट की अगर बात करें तो इनका ये अल्फा अमाइनो ग्रुप है और ये अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और दोनों के दोनों बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं और दोनों के दोनों पेप्टाइड बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं। इट मीन्स कि ग्लूटामेट का ना ही तो अल्फा अमाइनो ग्रुप आयनाइजेबल है और ना ही अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आयनाइजेबल है। लेकिन अगर इनके आर ग्रुप की अगर बात करें तो आर ग्रुप इज आयनाइजेबल एट पर्टिकुलर पीएच। ग्लाइसिन की अगर बात करें तो ग्लाइसिन का अल्फा अमाइनो ग्रुप एज वेल एज अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों के दोनों पेप्टाइड बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी आयनाइजेबल नहीं है। लाइसिन की अगर बात करें तो इनका अल्फा अमाइनो ग्रुप पेप्टाइड बॉन्ड में इन्वॉल्व है, जबकि यहाँ पे जो अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये फ्री है। इट मीन्स कि ये आयोनाइजेबल है। इसके अलावा लाइसिन क्योंकि बेसिक अमाइनो एसिड है, इसके आर ग्रुप में भी फ्री अमाइनो ग्रुप है, ये आयनाइजेबल है। सो किसी भी पेप्टाइड की अगर आयनाइजेशन की बात करें तो वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फ्री अल्फा अमाइनो ग्रुप, दूसरा फ्री अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड तीसरा इंटरनल अमाइनो एसिड ऑफ द पेप्टाइड जिनका आर ग्रुप आयोनाइजेबल होता है। सो ये 3 फैक्टर डिटरमाइन करता है, ये 3 फैक्टर डिसाइड करता है किसी भी पेप्टाइड के आयनाइजेशन बिहेवियर का। और किसी भी पेप्टाइड का कैरेक्टरिस्टिक टाइट्रेशन कर्व होता है जस्ट लाइक फ्री अमाइनो एसिड्स। कैरेक्टरिस्टिक आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होता है, कैरेक्टरिस्टिक आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होता है। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच को पीआई से रिप्रेजेंट करते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच क्या होता है? वह पीएच जिस पे नेट चार्ज 0 होता है, और नेट चार्ज 0 होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं करेगा। इट मीन्स कि पेप्टाइड चाहे कोई भी हो उनका कैरेक्टरिस्टिक टाइट्रेशन कर्व होगा एंड कैरेक्टरिस्टिक आइसो इलेक्ट्रिक पीएच होगा, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक पीआई वैल्यू होगा। और ये डिटरमाइन करेगा कौन? ये डिटरमाइन करता है 3 फैक्टर। फर्स्ट वन इज द फ्री अल्फा अमाइनो ग्रुप, सेकेंड वन is the free carboxylic group and third one is the जो R चेन में कार्बोक्सिलिक और अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये सारे के सारे किसी भी पेप्टाइड के आयनाइजेशन बिहेवियर को डिटरमाइन करता है। बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड की अगर बात करें तो उनका भी साइज वेरिएबल होता है। स्मॉल साइज के भी होते हैं, लार्ज साइज के भी होते हैं। नेचुरली अकरिंग पेप्टाइड की अगर बात करें तो उनकी जो साइज है वो 2 अमाइनो एसिड्स के भी होती हैं एंड बहुत सारे अमाइनो एसिड्स के भी होते हैं। इवन स्मॉलेस्ट पेप्टाइड की अगर बात करें तो दे हैव बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट इफेक्ट इवन एट वेरी लो कंसंट्रेशन। And one example is dipeptide जो commercially synthesized dipeptide है, and that commercially synthesized dipeptide is L-spartyl L-phenyl alanine methyl ester, जिसको कॉमनली एस्पार्टेम भी बोलते हैं। एस्पार्टेम या इनका दूसरा नाम है, दूसरा नाम क्या है? न्यूट्रास्वीट। एस्पार्टेम या न्यूट्रास्वीट। एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। एस्पार्टेम में 2 अमाइनो एसिड्स हैं। फर्स्ट वन इज द एस्पार्टिक एसिड एंड सेकेंड वन इज द फिनाइल अलानिन, बट फिनाइल अलानिन मिथाइल ईस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो एस्पार्टेम में कितने अमाइनो एसिड्स हैं? एस्पार्टेम में 2 अमाइनो एसिड्स हैं। फर्स्ट वन इज द एस्पार्टेट and second one is what? Second one is phenyl alanine। but phenyl alanine जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं किस फॉर्म में? यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मिथाइल ईस्टर के फॉर्म में। एस्पार्टेम को न्यूट्रास्वीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रास्वीट भी बोलते हैं। बहुत सारे स्मॉल पेप्टाइड्स होते हैं वेरी लो कंसंट्रेशन पे अपना इफेक्ट शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
नंबर ऑफ वर्टिब्रेट हार्मोन जो होते हैं स्मॉल पेप्टाइड्स होते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की अगर बात करें तो ये 9 अमाइनो एसिड रेजिड्यू के बने होते हैं और इनका सिक्रीशन जो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। फंक्शन की अगर बात करें तो ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन क्या है? 9 अमाइनो एसिड के बने होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। सेकेंड वन इज ब्रैडिकाइनिन। ब्रैडिकाइनिन भी 9 अमाइनो एसिड रेजिड्यू के बने होते हैं एंड इनकी फंक्शन की बात करें तो इट इनहिबिट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यूज। थर्ड हार्मोन की अगर बात करें दैट इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर 3 रेजिड्यू के बने होते हैं एंड इट इज फॉर्म्ड इन द हाइपोथैलेमस। फंक्शन की अगर बात करें तो दे स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ अनदर हार्मोन दैट इज थायरोट्रोपिन, जो कि इनके नाम से समझ में आ रहा है, इट इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। और ये थायरोट्रोपिन कहां से रिलीज करता है? एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर खुद बनता है हाइपोथैलेमस में, लेकिन एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये अनदर हार्मोन को रिलीज करता है दैट इज थायरोट्रोपिन। कुछ एक्सट्रीमली टॉक्सिक मशरूम पॉइजन जो होते हैं वो भी स्मॉल पेप्टाइड होते हैं एंड द बेस्ट एग्जांपल इज एमेनिटीन। एमेनिटीन की अगर नेचर की बात करें तो ये पेप्टाइड होते हैं और इनका फंक्शन एज ए एंटीबायोटिक होता है। Slightly larger are smaller polypeptides and oligopeptides. इनका बेस्ट एग्जांपल है पैंक्रियाटिक हार्मोन दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन का सिक्रीशन कहां से होता है? इंसुलिन का सिक्रीशन होता है पैंक्रियास से एंड दिस इंसुलिन कंटेन्स 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, ए चेन एंड बी चेन। इंसुलिन में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं? इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, ए चेन एंड बी चेन, और ये दोनों चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं। किसके थ्रू लिंक्ड होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं। ए चेन की अगर बात करें तो इनकी साइज होती है 21 अमाइनो एसिड। बी चेन की अगर बात करें तो इनकी साइज होती है कितनी? 30 अमाइनो एसिड्स। एक और पैंक्रियाटिक हार्मोन है दैट इज ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन की अगर बात करें तो इसमें 29 अमाइनो एसिड रेजिड्यू होते हैं और ये इंसुलिन के जस्ट अपोजिट फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट वन इज द कॉर्टिकोट्रोपिन जो कि 39 अमाइनो एसिड रेजिड्यू के होते हैं और ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और इनका काम है एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करना। नाउ द क्वेश्चन इज प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन का लेंथ कितना होता है? अगेन प्रोटीन्स में पॉलीपेप्टाइड चेन का लेंथ वेरिएबल होता है और इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। दिस टेबल शोज द एग्जांपल ऑफ मेनी प्रोटीन्स जिसमें यह बताया गया है कि नंबर ऑफ रेजिड्यू भी डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन भी डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी की अगर बात करें तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है कॉम्प्लेक्स 3 से लेके कॉम्प्लेक्स 4 में। साइटोक्रोम सी की अगर बात करें तो इट इज सॉल्युबल प्रोटीन जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के जस्ट आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू की बात करें तो इट इज 104। नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन की अगर बात करें तो इट्स 1। राइबोन्यूक्लियेज ए की अगर बात करें तो इसमें नंबर ऑफ रेजिड्यू इज 124। नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज 1। लाइसोजाइम की अगर बात करें तो लाइसोजाइम में जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू होते हैं इट्स 129। नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड की अगर बात करें तो इट्स 1। लाइसोजाइम की अगर बात करें तो इसको एंटी बैक्टीरियल एंजाइम बोलते हैं। एंटी बैक्टीरियल एंजाइम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एंजाइम जो होता है बैक्टीरिया के सेल वॉल पे एक्ट करता है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बने होते हैं एंड पेप्टिडोग्लाइकन आर मेड अप ऑफ नैग एंड नैम। नैग की अगर बात करें तो एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन, नैम की अगर बात करें तो एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड जिस बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होता है दैट इज बीटा-1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। किस बॉन्ड से लिंक्ड होता है? बीटा-1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
अब ये लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम इस बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है, और जब ये बॉन्ड हाइड्रोलाइज होगा तो इनका सेल वॉल क्या होंगे, डिसरप्टेड हो जाएंगे, क्या होंगे, सेल वॉल पंक्चर्ड हो जाएंगे और बैक्टीरिया सेल किल हो जाएगा। सो लाइसोजाइम की अगर बात करें तो इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू कितने हैं, 129। नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन की अगर बात करें तो इट्स 1। नेक्स्ट वन इज द मायोग्लोबिन, जो कि मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये ऑक्सीजन से बाइंड करता है, ये ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है, एंड इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू की अगर बात करें तो इट्स 153। नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन की अगर बात करें तो इट्स 1। लेकिन हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से भी बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन से बाइंड करता है, एंड इट इज इन्वॉल्व इन द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है। इनमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू की अगर बात करें तो 574, बट इनमें नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन कितने होते हैं, 4। 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन होते हैं। काइमोट्रिप्सिन की अगर बात करें तो इसमें नंबर ऑफ रेजिड्यू 241, नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज 3। सीरम एल्ब्यूमिन की अगर बात करें तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू इज 609, नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज 1। हेक्सोकाइनेज की अगर बात करें, दिस इज द फर्स्ट एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिटिक पाथवे, जो कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, एंड दिस इज अ फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू की अगर बात करें तो इट्स 972, नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन की अगर बात करें तो इट्स 2। आरएनए पॉलीमरेज की अगर बात करें तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू इज 4158, नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज 5। एपोलाइपोप्रोटीन बी की अगर बात करें तो इट्स नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू इज 4536, नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज 1। ग्लूटामिन सिंथेटेज की अगर बात करें तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू इज 5628 एंड नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज 12। टाइटिन की अगर बात करें तो इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं, 26926, जो कि अप्रोक्सीमेटली 27000 के है। नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन की अगर बात करें इट्स 1, एंड टाइटिन की अगर बात करें तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटीन एंड इट इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ वर्टिब्रेट मसल्स। टाइटिन कहाँ होता है, वर्टिब्रेट के मसल्स में होते हैं, एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटीन। कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं उसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, कुछ प्रोटीन्स में मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। जिसमें मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं उसको बोलते हैं मल्टी सब यूनिट प्रोटीन। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स। अब सवाल ये है कि ये सारे पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे से लिंक्ड कैसे होते हैं। ये सारे पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं बाय नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन। इससे नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन। सो मल्टी सब यूनिट प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं वो आपस में लिंक्ड कैसे होते हैं, वो आपस में लिंक्ड होते हैं बाय नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं। लेकिन हम पहले बात करते हैं मल्टी सब यूनिट प्रोटीन पे। मल्टी सब यूनिट प्रोटीन में जो ये सारे पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, वो नॉन कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं। क्या होते हैं, नॉन कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है क्या ये सारे के सारे डिफरेंट होते हैं या कुछ आइडेंटिकल होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं। सो कुछ आइडेंटिकल भी होते हैं, कुछ डिफरेंट भी होते हैं। अगर एटलीस्ट 2 आइडेंटिकल सब यूनिट है तो उस तरह के प्रोटीन को बोलते हैं ओलिगोमेरिक प्रोटीन, और आइडेंटिकल यूनिट्स को क्या बोलते हैं, प्रोटोमर्स बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, और इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होते हैं, 2 बीटा चेन होते हैं। दिस इज द अल्फा 1, दिस इज द अल्फा 2, this is the beta 1
एंड दिस इज द बीटा 2। सो 2 अल्फा चेन होते हैं, 2 बीटा चेन होते हैं। इसमें अल्फा चेन 2 हैं, इट मीन्स कि अल्फा चेन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा प्रोटोमर। बीटा चेन को क्या बोलेंगे, बीटा प्रोटोमर। या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं, इट इज द डाइमर ऑफ अल्फा बीटा प्रोटोमर। क्या बोल सकते हैं, डाइमर ऑफ अल्फा बीटा प्रोटोमर। सो हीमोग्लोबिन इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ ओलिगोमेरिक प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन इज डाइमर ऑफ अल्फा बीटा प्रोटोमर। हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो इट इज द फर्स्ट ओलिगोमेरिक प्रोटीन जिनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिटरमाइंड हुआ था बाय एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं एंड 4 हीम ग्रुप होते हैं। जो ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंटेड है दैट इज 4 हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप। और इस हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप में आयरन एटम्स होता है एंड वो आयरन एटम्स Fe+2 स्टेट में होता है, not in Fe+3 state, it is present in Fe+2 state। प्रोटीन पोर्शन की अगर बात करें तो प्रोटीन पोर्शन को क्या बोलते हैं, ग्लोबिन। एंड ग्लोबिन में 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन होते हैं। अल्फा चेन की साइज होती है 141 रेजिड्यू, बीटा चेन की साइज होती है 146 रेजिड्यू। Alpha and beta do not refer to secondary structure. It is alpha means it is not alpha helix and it is not beta pleated sheet. So alpha and beta यहाँ पे secondary structure को शो नहीं कर रहा है, alpha and beta यहाँ पे चेन का नाम दिया हुआ है। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं और वो कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं एंड द बेस्ट एग्जांपल इज इंसुलिन। इंसुलिन की अगर बात करें तो इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं और दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं। एक चेन का नाम है ए चेन, दूसरे चेन का नाम है बी चेन। सो वैसे प्रोटीन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं और वो कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं, उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या बोलते हैं, चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेन बोलते हैं। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज सब यूनिट। यहाँ पे सब यूनिट नहीं बोलते हैं बल्कि सिंपली चेन बोलते हैं। नाउ दिस इज द फॉर्मूला बाय विच अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू इज कैलकुलेटेड इन सिंपल प्रोटीन, जिसमें कोई अदर कंस्टिट्यूएंट्स नहीं है। सो एक ऐसा पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स हैं, कोई अदर कंस्टिट्यूएंट्स नहीं है, उस पॉलीपेप्टाइड चेन का किस तरह से हम निकालेंगे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अगर उनका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 110। अब सवाल यह है कि ये 110 आया कहां से। 110 की अगर बात करें तो टोटल कॉमन अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं। कॉमन अमाइनो एसिड्स की अगर बात करें तो टोटल कॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं 20। अब इन 20 अमाइनो एसिड का जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है ये होता है 138। तो सवाल ये है कि जब ये 138 होता है तो हम यहाँ पे 110 से क्यों डिवाइड करते हैं। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जितने भी पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं उसमें सारे के सारे 20 अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे स्मॉलर अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रीडोमिनेट करते हैं किसी भी प्रोटीन में। क्या करते हैं, स्मॉलर अमाइनो एसिड जो होते हैं किसी भी प्रोटीन्स में प्रीडोमिनेट करते हैं। और अगर हम इस चीज को कंसीडर करें तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होगा 128। बट स्टिल यहाँ पे 128 नहीं है, 110 है। अगर आपको याद हो कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जब पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, 18 होता है। सो 128 में से 18 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 110। सो किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन का अगर मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है तो उसमें अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला।
So this is one of the question. What is the approximate molecular weight of a protein with 682 amino acid residue in a single polypeptide chain? इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? Approximate number of amino acid का फॉर्मूला क्या है? Molecular weight divided by 110. Molecular weight आपको यहाँ पे निकालना है. So molecular weight is equal to number of amino acid multiplied by 110. Number of amino acids कितना दिया हुआ है? 682. So it is 682 multiplied by 110 and this is equal to 75,020. So molecular weight कितना आएगा? 75,020 आएगा. So इस फॉर्मूला को यूज करके आप किसी भी सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन का मॉलिकुलर वेट या फिर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कैलकुलेट कर सकते हैं. पॉलीपेप्टाइड्स की अगर बात करें तो उनका जो अमाइनो एसिड का कंपोजिशन होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है. इसको इस टेबल से समझते हैं. यहाँ पे दो प्रोटीन का अमाइनो एसिड कंपोजिशन दिया हुआ है. फर्स्ट वन इज द बोवाइन साइटोक्रोम सी एंड सेकेंड वन इज द बोवाइन काइमोट्रिप्सिनोजेन. साइटोक्रोम सी एंड काइमोट्रिप्सिनोजेन की अगर बात करें तो इसमें अलानिन की अगर बात करें तो साइटोक्रोम सी में 6 है जबकि काइमोट्रिप्सिनोजेन में 22 है. अर्जिनिन की अगर बात करें तो ये 2 है इन साइटोक्रोम सी, 4 है इन काइमोट्रिप्सिनोजेन. एस्पराजिन की अगर बात करें तो साइटोक्रोम सी में 5 है, काइमोट्रिप्सिनोजेन में कितने हैं? 15 है. इसी तरह से सारे अमाइनो एसिड्स का कंपोजिशन अलग अलग है इन दीज टू प्रोटीन्स. सो टोटल रेजिड्यू की अगर बात करें तो साइटोक्रोम सी में कितना है? 104 जबकि काइमोट्रिप्सिनोजेन में कितना है? 245. सो इस चीज से यही कंक्लूजन निकलता है कि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनका अमाइनो एसिड कंपोजिशन उनका यूनिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है. सो प्रोटीन्स की अगर बात करें, प्रोटीन दो तरह के होते हैं, सिंपल प्रोटीन एंड कंजुगेटेड प्रोटीन. सिंपल प्रोटीन कंजुगेटेड प्रोटीन में डिफरेंस क्या है? सिंपल प्रोटीन वैसे प्रोटीन होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड रेजिड्यू होते हैं, कोई अदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. सो वैसा प्रोटीन जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो, कोई अदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट नहीं हो, उस तरह के प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन बोलते हैं. कंजुगेटेड प्रोटीन की अगर बात करें तो इसमें अमाइनो एसिड्स तो होते ही होते हैं, उससे परमानेंटली एसोसिएटेड केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, अदर केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, उस तरह के प्रोटीन को कंजुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं. मींस इसमें अमाइनो एसिड पार्ट भी होता है एंड नॉन अमाइनो एसिड पार्ट भी होते हैं, जबकि सिंपल प्रोटीन में सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड पार्ट होते हैं. सिंपल प्रोटीन्स के बेस्ट एग्जांपल इज राइबोन्यूक्लियेज ए एंड काइमोट्रिप्सिनोजेन. लेकिन कंजुगेटेड प्रोटीन की अगर बात करें तो इसमें अमाइनो एसिड पार्ट भी होते हैं एंड नॉन अमाइनो एसिड पार्ट भी होते हैं. नॉन अमाइनो एसिड पार्ट जो होता है कंजुगेटेड प्रोटीन में उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप. एंड बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा प्रोस्थेटिक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. प्रोस्थेटिक ग्रुप्स की अगर बात करें तो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन्स बायोलॉजिकल फंक्शन. नाउ द क्वेश्चन इज जो नॉन अमाइनो एसिड पार्ट होते हैं उसका नेचर क्या होता है? सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ नॉन अमाइनो एसिड पार्ट इन द कंजुगेटेड प्रोटीन देयर आर 6 क्लासेस. फर्स्ट वन इज द लाइपोप्रोटीन. लाइपोप्रोटीन में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप का नेचर होता है वो लिपिड्स होते हैं एंड इनका बेस्ट एग्जांपल क्या है? बीटा 1 लाइपोप्रोटीन ऑफ ब्लड. सेकेंड वन इज द ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन में जो नॉन अमाइनो एसिड पार्ट होता है उसका नेचर होता है कार्बोहाइड्रेट एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है इम्यूनोग्लोबुलिन जी. थर्ड वन इज द फॉस्फोप्रोटीन्स. फॉस्फोप्रोटीन्स में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं दे आर फॉस्फेट ग्रुप्स. इनका बेस्ट एग्जांपल है केजिन ऑफ मिल्क. फोर्थ वन इज द हीमोप्रोटीन. नाम से ही समझ में आ रहा है इसमें हीम होगा, इसमें हीम होगा एंड हीम इज आयरन पोरफायरिन एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन. फ्लैवोप्रोटीन्स इज द फिफ्थ क्लास ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन. नाम से ही समझ में आ रहा है इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होगा वो फ्लैविन न्यूक्लियोटाइड्स होगा एंड बेस्ट एग्जांपल इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है. लास्ट वन इज द मेटालोप्रोटीन्स. मेटालोप्रोटीन नाम से ही समझ में आ रहा है इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा वो मेटल्स होंगे. मेटल अगर आयरन है तो इनका एग्जांपल है फेरिटीन,
Zinc is present in alcohol dehydrogenase. Calcium is present in calmodulin. Molybdenum is present in dinitrogenase, and copper is present in plastocyanin. So this is all about simple protein and conjugated protein. Now the level of protein structure. Level of protein structure की अगर बात करें तो there are 4 level of protein structure: primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure. Primary structure की अगर बात करें तो primary structure is just a sequence of amino acid in a polypeptide chain. क्या है? It is the sequence of amino acid in polypeptide chain. इसको बोलते हैं primary structure. Secondary structure की अगर बात करें तो it is particularly stable arrangement of amino acid residue जो कि recurring structural pattern देता है, और ये अल्फा हेलिक्स भी हो सकते हैं, बीटा प्लीटेड सीट भी हो सकते हैं, एंड द थर्ड टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज बीटा टर्न. सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू जो कि रिकरिंग स्ट्रक्चरल पैटर्न देता है. थर्ड वन इज द टर्सरी स्ट्रक्चर. टर्सरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इट इज द 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड. किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन का अगर 3 डायमेंशनल फोल्डिंग है तो उसको बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर, एंड इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. इसमें अल्फा हेलिक्स भी होता है, बीटा प्लीटेड शीट्स भी होते हैं, बीटा टर्न भी होते हैं. द लास्ट वन इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कुछ प्रोटीन जो होते हैं मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं, और इन सारे पॉलीपेप्टाइड चेन का आपस में जो अरेंजमेंट होता है स्पेस में, दैट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. सो इन कंक्लूजन प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है टोटल 4 लेवल पे होता है: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी. एंड प्रोटीन जो फंक्शनल होता है वो टर्सरी स्ट्रक्चर में होता है. Now the next topic is the separation and purification of proteins. Suppose that कि ये सेल है और सेल की बात करें तो इसमें thousands of proteins होते हैं. Suppose that X, Y, Z and so on. अगर हमको इस सेल से इस X प्रोटीन को सेपरेट करना है, प्यूरिफाई करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस मेम्ब्रेन को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि सेल सराउंडेड होता है मेम्ब्रेन से. प्लांट सेल और फंगल सेल की अगर बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी प्रेजेंट होते हैं. सो उस केस में सेल वॉल को भी डिग्रेड करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करना पड़ेगा. सेल मेम्ब्रेन ब्रेक करने के बाद ये सारे के सारे कंटेंट किस में आ जाएंगे? सॉल्यूशन में आ जाएंगे, और उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रूड एक्सट्रैक्ट. और इस क्रूड एक्सट्रैक्ट से जो प्रोटीन का सेपरेशन होता है उनके प्रॉपर्टीज से होता है, क्योंकि प्रोटीन्स में प्रोटीन की प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो उनका साइज, चार्ज एंड बाइंडिंग प्रॉपर्टीज वेरी करता है. सोर्स ऑफ प्रोटीन की अगर बात करें तो ये जनरली टिश्यू होता है या फिर माइक्रोबियल सेल्स होते हैं. सो टिश्यू हो या सेल हो, अल्टीमेटली सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करना पड़ेगा. सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होंगे तो सारे के सारे प्रोटीन सॉल्यूशन में आ जाएंगे, और उस सॉल्यूशन को बोलते हैं क्रूड एक्सट्रैक्ट. If necessary, differential centrifugation can be used to prepare subcellular fractions or to isolate specific organelles. Once the extract or organelle preparation is ready, various methods are available for purifying one or more of the proteins it contains. And commonly, जो extract होते हैं, extract is subjected to treatments that separate the proteins into different fractions based on the properties such as size and charge. और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनेशन. एंड फ्रैक्शनेशन के लिए बेसिकली 2 मेथड यूज करते हैं. फर्स्ट वन इज द सॉल्टिंग ऑट एंड सेकेंड वन इज द क्रोमैटोग्राफी. सॉल्टिंग ऑट की अगर बात करें तो प्रोटीन्स में बहुत सारे चार्ज ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. क्या होते हैं? प्रोटीन्स में बहुत सारे चार्ज ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स जो बने होते हैं वो अमाइनो एसिड से बने होते हैं. अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर एज आई ऑलरेडी डिस्कस, 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इन ऑन द अल्फा कार्बन. फर्स्ट वन इज द COO carboxylic group, second one is the amino group, third one is the hydrogen and fourth one is the R group. So amino group and carboxylic group चार्ज ग्रुप, आयनाइज्ड ग्रुप है. कुछ अमाइनो एसिड्स में R ग्रुप भी आयनाइजेबल होते हैं. सो
जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उसमें मल्टीपल चार्ज ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए प्रोटीन्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व साल्ट्स, पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, पीएच एंड टेम्परेचर। किस चीज पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व साल्ट्स, पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, पीएच एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सम और ऑल ऑफ these variables can be manipulated to selectively precipitate certain proteins while others remain in the soluble fraction। solubility की अगर बात करें तो लो सॉल्ट कंसंट्रेशन पे जो प्रोटीन की solubility होती है वो हाई होती है और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? सॉल्टिंग इन। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन पे प्रोटीन की solubility लो होती है और इस इफेक्ट को बोलते हैं सॉल्टिंग आउट। और प्रोटीन के सेपरेशन के लिए जो सॉल्ट यूज करते हैं वो मेनली यूज करते हैं अमोनियम सल्फेट। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अमोनियम सल्फेट हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड राइट अमाउंट ऑफ सॉल्ट को यूज करके स्पेसिफिक प्रोटीन को सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट कर सकते हैं एंड अदर प्रोटीन्स को सॉल्यूशन में छोड़ सकते हैं। एंड दिस इज द फिगर जो कि एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस इज द सॉल्यूशन जिसमें काफी सारे प्रोटीन्स हैं, रेड स्फीयर, ऑरेंज स्फीयर, ग्रीन स्फीयर। हियर द टारगेट प्रोटीन इज ग्रीन स्फीयर। अब यहाँ पे क्या करेंगे? राइट अमाउंट ऑफ सॉल्ट यूज करेंगे। जब राइट अमाउंट ऑफ सॉल्ट यूज करेंगे तो पहले जो अनवांटेड प्रोटीन्स हैं, रेड स्फीयर प्रोटीन क्या हुआ? प्रेसिपिटेट हुआ। प्रेसिपिटेट हुआ तो इसको अलग कर लेंगे, बाकी इनको अलग कर लेंगे जो सुपरनेटेंट में है, जो सॉल्युबल फ्रैक्शन में है, इनको अलग करेंगे। फिर से राइट अमाउंट ऑफ सॉल्ट यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रोटीन and then centrifuge करेंगे and this time target protein precipitated and इस precipitated protein को separate कर लेंगे। separate करने के बाद अब इसको कैसे प्यूरिफाई करेंगे? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट अमोनियम सल्फेट का है। अब यहाँ से अमोनियम सल्फेट कैसे हटाएंगे? अमोनियम सल्फेट को हटाने के लिए जो प्रोसेस को यूज करते हैं दैट इज डायलिसिस। डायलिसिस में क्या करते हैं? एक बैग लेते हैं या फिर एक ट्यूब लेते हैं जिसमें होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की खास बात यह है कि इसके थ्रू प्रोटीन्स का मूवमेंट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? प्रोटीन्स का मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन सॉल्ट का मूवमेंट होगा। क्या होगा? सॉल्ट का मूवमेंट होगा। तो इस बैग में जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बना हुआ है, इसमें हम प्रोटीन डालते हैं और इस पूरे के पूरे बैग को सॉल्यूशन में डालते हैं, दैट इज बफर। इसमें क्या करते हैं? बफर में डालते हैं और इस बफर में जब डालते हैं तो इसमें जो सॉल्ट है वो मेम्ब्रेन से बाहर आ जाते हैं एंड सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? बचेगा प्रोटीन्स बचेंगे। सो इस तरह से हम प्रोटीन्स को फुल्ली प्यूरिफाई करते हैं। अनदर मेथड ऑफ फ्रैक्शनेशन इज कॉलम क्रोमैटोग्राफी एंड इट इज द मोस्ट पावरफुल मेथड ऑफ फ्रैक्शनेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब सवाल यह है कि कॉलम क्रोमैटोग्राफी कैसे करते हैं। सो पहले समझते हैं कॉलम क्रोमैटोग्राफी में क्या क्या स्टैंडर्ड एलिमेंट्स हैं। इसमें टोटल 3 स्टैंडर्ड एलिमेंट्स हैं। दिस वन इज द क्रोमैटोग्राफिक कॉलम। क्रोमैटोग्राफिक कॉलम का जो मटेरियल होता है वो प्लास्टिक भी हो सकता है या ग्लास भी हो सकता है। अब इस क्रोमैटोग्राफिक कॉलम के अंदर 2 फेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज द स्टेशनरी फेज। दिस वन, ये जो सॉलिड पोरस मैट्रिक्स है, सॉलिड पोरस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्टेशनरी फेज। और ये पोरस होता है, इसके थ्रू प्रोटीन्स, इसके थ्रू मटेरियल पर्कुलेट करता है और इस स्टेशनरी फेज के ऊपर डालते हैं प्रोटीन सैंपल जो कि स्पेसिफिक बफर में होते हैं और इसको बोलते हैं मोबाइल फेज। क्योंकि ये जो स्टेशनरी फेज है, ये स्टेशनरी फेज पोरस होता है। सो इस पोर के थ्रू क्या करते हैं? पोर के थ्रू मूव करते हैं और फाइनली इसको हम इल्यूट कर सकते हैं। सो इनके थ्रू जो फ्रैक्शन निकलता है उनको बोलते हैं इफ्लुएंट एंड दिस इज द रिजर्वायर जिसमें बफर होते हैं, वही बफर होते हैं जिस बफर में प्रोटीन सैंपल्स डिसॉल्व है। अब सवाल ये है कि प्रोटीन का प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं कॉलम क्रोमैटोग्राफी से। सो कॉलम क्रोमैटोग्राफी के कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 कंपोनेंट्स हैं, क्रोमैटोग्राफिक कॉलम, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज।
कॉलम क्रोमेटोग्राफी की अगर बात करें तो मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, सेकंड वन इज द हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्रोमेटोग्राफी, थर्ड वन इज द जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, फोर्थ वन इज द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एंड फिफ्थ वन इज द हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी दैट इज HPLC। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की अगर बात करें तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज एट गिवन pH। किसी भी प्रोटीन का जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उसका पार्टिकुलर pH पे साइज एंड मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस बेसिस पे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के थ्रू प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं। अब आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होता है वो 2 तरह का होता है। अब ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होता है, दिस वन इज द स्टेशनरी फेज। अब ये जो स्टेशनरी फेज होते हैं, इस स्टेशनरी फेज में जो बीड होते हैं, इस 2 तरह के चार्ज ग्रुप बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट चार्ज ग्रुप इज एनायनिक ग्रुप एंड सेकेंड चार्ज ग्रुप इज कैटायनिक ग्रुप। अगर एनायनिक ग्रुप है तो उसको बोलते हैं कैटायन एक्सचेंजर। क्या बोलते हैं? अगर एनायनिक ग्रुप है, इस सॉलिड मैट्रिक्स से एनायनिक ग्रुप बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं कैटायन एक्सचेंजर। लेकिन अगर कैटायनिक ग्रुप बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं एनायन एक्सचेंजर। जस्ट रिवर्स आप कर दीजिए, आपको याद हो जाएगा। एनायनिक ग्रुप की अगर बात करें तो बेस्ट एग्जांपल है CM, दैट इज कार्बोक्सी मिथाइल ग्रुप। एज यू कैन सी हियर, इट इज एनायनिक ग्रुप। Now the example of cationic group is DEAE, that is diethyl aminoethyl groups, diethyl aminoethyl groups। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि this is the cationic group। कैटायन एक्सचेंजर अगर है तो उस तरह के क्रोमेटोग्राफी को बोलते हैं एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अगर एनायन एक्सचेंजर है तो उस तरह के क्रोमेटोग्राफी को बोलते हैं क्या? कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अब सवाल यह है कि इसमें प्यूरिफिकेशन होता कैसे है। तो पहले समझते हैं कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को। कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, दिस इज क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में दोनों इंड ओपन होते हैं। एक इंड से सैंपल हम डालते हैं, दूसरे इंड से इफ्लुएंट रिलीज होता है। जिस इंड से इफ्लुएंट रिलीज होते हैं वो नैरो होता है, बट यहाँ पे कुछ पोरस सपोर्ट डालते हैं। सो पोरस सपोर्ट डालते हैं, क्यों पोरस सपोर्ट इसलिए डालते हैं क्योंकि जब हम मैट्रिक्स डालेंगे तो वो भी बाहर निकलेगा। सो यहाँ पे पोरस सपोर्ट डालते हैं जिसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स ही निकलते हैं। अब ये जो बीड्स है, बीड्स क्या है? जो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज का बीड है, ये जो बीड होता है इसमें एनायनिक ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? इसमें निगेटिवली चार्ज्ड फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और जो प्रोटीन सैंपल हैं इसमें सारे हैं निगेटिवली चार्ज भी है, पॉजिटिवली चार्ज भी है। रेड स्फीयर रिप्रेजेंट्स लार्ज नेट पॉजिटिव चार्ज, ऑरेंज स्फीयर रिप्रेजेंट्स नेट पॉजिटिव चार्ज, ग्रीन स्फीयर रिप्रेजेंट्स नेट नेगेटिव चार्ज एंड ब्लू स्फीयर रिप्रेजेंट्स लार्ज नेट नेगेटिव चार्ज। अब आप सोचिए कि अगर ये जो वीड है ये निगेटिवली चार्ज है तो इससे कौन अट्रैक्ट होगा? डेफिनेटली जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होगा वो इनसे अट्रैक्ट होगा, और जब इनसे अट्रैक्ट होगा तो इससे बाइंड कर जाएगा। मीन्स कि जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है वो माइग्रेट नहीं करेगा। लेकिन अगर निगेटिवली चार्ज की अगर बात करें तो निगेटिवली चार्ज के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो वो इजिली फ्लो करेगा, इजिली माइग्रेट करेगा। सो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो बीड यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? निगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप से बॉन्ड रहता है, और निगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप से बॉन्ड रहेगा तो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन ही इल्यूट होगा। क्या होगा? निगेटिवली चार्ज प्रोटीन ही इल्यूट होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्योंकि अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं उनके भी चार्ज में वेरिएशन है, नेट नेगेटिव चार्ज एंड लार्ज नेट नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ पे जो प्रोटीन का सेपरेशन होगा वो डिफरेंट बैंड के थ्रू होगा, और जैसे जैसे इस कॉलम का लेंथ बढ़ाएंगे दो प्रोटीन का रिजोल्यूशन क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? जैसे जैसे कॉलम का लेंथ बढ़ेगा प्रोटीन का रिजोल्यूशन बढ़ेगा।
लेकिन कॉलम लेंथ बढ़ाने का एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है? दैट इज डिफ्यूजनल स्प्रेडिंग। क्या होगा? डिफ्यूजनल स्प्रेडिंग। और डिफ्यूजनल स्प्रेडिंग की वजह से क्या होगा? इनका रिजोल्यूशन घटेगा। क्या होगा? रिजोल्यूशन डिक्रीज होगा। सो कॉलम लेंथ बढ़ाने से दो चीजें हो सकती है। एक तो जो दो सैंपल है प्रोटीन के, उनके बीच का रिजोल्यूशन बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ वहां पे डिफ्यूजनल स्प्रेडिंग होगी और डिफ्यूजनल स्प्रेडिंग की वजह से रिजोल्यूशन घटता है। नाउ एनायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी की अगर बात करें, इनका जो स्टेशनरी फेज होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। अगर बीड पॉजिटिवली चार्ज होगा तो जो प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होंगे वो इनसे क्या होंगे? रिपल्सन होंगे। क्या होंगे? रिपल्सन होगा। और रिपल्सन होगा तो स्टेशनरी फेज के थ्रू क्या करेगा? माइग्रेट करेगा। लेकिन अगर प्रोटीन निगेटिवली चार्ज होगा तो इस बीड से क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट करेगा तो उनका मूवमेंट अलोंग द कॉलम नहीं होगा। तो एनायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी में हम किस तरह का प्रोटीन सेपरेट करते हैं? एनायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी में हम निगेटिवली चार्ज प्रोटीन सेपरेट करते हैं, क्योंकि उसमें जो कैटायन एक्सचेंजर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। नेक्स्ट वन इज द हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्रोमैटोग्राफी। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्रोमैटोग्राफी में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को प्यूरिफाई करते हैं। मैट्रिक्स मटेरियल जो होता है वो लाइटली सब्स्टिट्यूटेड विथ ऑक्टाइल एंड फिनाइल ग्रुप्स एट हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। नॉन पोलर ग्रुप्स ऑन द सरफेस ऑफ प्रोटीन्स इंटरैक्ट विथ हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स, दैट इज बोथ टाइप्स ऑफ ग्रुप एक्सक्लूडेड बाय पोलर सॉल्वेंट एंड इल्यूएंट इज टिपिकली एन एक्वस बफर, जो कि डिक्रीज करता है सॉल्ट कंसंट्रेशन एंड इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ डिटर्जेंट और चेंजेस इन पीएच। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी की अगर बात करें तो इसको साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी भी बोलते हैं या फिर मॉलिक्यूलर सीव क्रोमैटोग्राफी भी बोलते हैं। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी के थ्रू जो हम प्रोटीन को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी के थ्रू प्रोटीन्स का सेपरेशन किस बेसिस पे करते हैं? साइज एंड शेप के बेसिस पे करते हैं। अब सवाल यह है कि कैसे करते हैं। सो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी में जो बीड यूज करते हैं वो पोरस बीड होता है। यू कैन सी हियर दीज आर द पोर्स इन द बीड। अब ये जो पोर होते हैं बीड में, ये पार्टिकुलर साइज के होते हैं। अगर ये बीड का पोर छोटा है तो जो प्रोटीन छोटे के साइज के होंगे वो इस बीड में जाके फंस जाएंगे और वो नीचे माइग्रेट नहीं करेंगे। लेकिन जो प्रोटीन का साइज बड़ा होगा वो इस बीड के पोर में नहीं फंसेंगे, इस बीड के पोर की कैविटी में नहीं आएंगे और वो माइग्रेट होंगे और फाइनली वो इफ्लुएंट में आएंगे। सो दिस इज द क्रोमैटोग्राफिक कॉलम। और इसमें जो बीड है ये पोरस बीड है। इसमें सिलेक्टेबल साइज का पोर्स होते हैं इस बीड में। और इस सैंपल की अगर बात करें तो इस सैंपल में डिफरेंट साइज ऑफ प्रोटीन है, एक स्मॉल साइज एक लार्ज साइज। जो स्मॉल साइज का प्रोटीन है वो इस बीड में क्या करेगा? फंस जाएगा। लेकिन जो लार्ज साइज का प्रोटीन है वो इस बीड के पोर में नहीं फंसेगा और ये अक्रॉस द बीड ये मूव करेगा और इसको फाइनली इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। सो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी में जो प्रोटीन का प्यूरिफिकेशन होता है वो किस बेसिस पे होता है? वो साइज एंड शेप के बेसिस पे होता है। इसलिए इसको साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं या फिर मॉलिक्यूलर सीव क्रोमैटोग्राफी भी बोलते हैं। Next one is the affinity chromatography. Affinity, as the name suggests, इसमें जो प्रोटीन का प्यूरिफिकेशन करते हैं on the basis of binding affinity of protein। अब सवाल यह है कि अब इसको कैसे यूज करते हैं। इसमें जो स्टेशनरी फेज में बीड है, इस बीड से लिगेंड्स अटैच होते हैं। क्या होते हैं अटैच? लिगेंड्स अटैच होते हैं। दिस इज द लिगेंड। जो ब्लू कलर का सर्कल दिखाई दे रहा है दैट इज लिगेंड जो कि इस बीड से अटैच होता है। और ये लिगेंड स्पेसिफिक होता है किससे? पार्टिकुलर प्रोटीन से। एंड दिस इज द मिक्सचर ऑफ प्रोटीन जो कि हम इस पे अप्लाई करते हैं। इसमें प्रोटीन के 3 डिफरेंट साइज दिया हुआ है। आउट ऑफ दिस ओनली ये जो साइज का प्रोटीन है ये प्रोटीन क्या करेगा? इस लिगेंड से क्या करेगा? अटैच होगा। बाकी सारे प्रोटीन्स अटैच नहीं होंगे। सो अनवांटेड प्रोटीन्स क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है इस लिगेंड से क्या होगा? बाइंड हो जाएगा। नाउ अब सवाल ये है कि अनवांटेड प्रोटीन तो बाहर कर दिए, लेकिन जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है इस बीड से बाइंड है। अब इस बीड से कैसे रिलीज करेंगे? अब यहाँ पे लिगेंड का
हायर कंसंट्रेशन डालेंगे। फ्री लिगेंड, दैट इज फ्री लिगेंड, दैट इज नॉट द बॉन्ड लिगेंड। जो फ्री लिगेंड है इस सॉल्यूशन के थ्रू, इस स्टेशनरी फेज के थ्रू पास करेंगे। अगर लिगेंड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो जो ये लिगेंड वीड से बाइंड है उसको छोड़कर ये प्रोटीन फ्री लिगेंड से बाइंड हो जाएगा एंड फाइनली ये इफ्लुएंट में आ जाएगा। सो दिस इज बेसिकली एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी। Now the next one is the high performance liquid chromatography and this is the modern refinement of chromatography। इस हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी की दो खास बात है। पहला हाई प्रेशर पंप और दूसरा हाई क्वालिटी क्रोमैटोग्राफिक मटेरियल। अब ये दोनों क्या करता है? हाई प्रेशर पंप की अगर बात करें तो प्रोटीन के मूवमेंट के स्पीड को क्या करेगा? बढ़ाएगा। और प्रोटीन के मूवमेंट का स्पीड बढ़ेगा तो ये डिफ्यूजनल स्प्रेडिंग नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डिफ्यूजनल स्प्रेडिंग ऑफ प्रोटीन्स नहीं होंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे प्रोटीन का रिजोल्यूशन बढ़ेगा। नेक्स्ट, हायर क्वालिटी क्रोमैटोग्राफिक मटेरियल की अगर बात करें, हाई क्वालिटी क्रोमैटोग्राफिक मटेरियल का क्या इंपॉर्टेंस है? हाई क्वालिटी क्रोमैटोग्राफिक मटेरियल क्या करता है? जो प्रेशराइज्ड फ्लो होता है उस प्रेशराइज्ड फ्लो का क्रशिंग फोर्स को टॉलरेट करता है, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर यूज करते हैं और अगर हाई प्रेशर यूज करेंगे तो उसमें क्रशिंग फोर्स जनरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उस हाई क्रशिंग फोर्स को क्या करता है? टॉलरेट करता है ये हायर क्वालिटी क्रोमैटोग्राफिक मटेरियल। सो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफिक में डिफ्यूजनल स्प्रेडिंग को कम करके प्रोटीन्स के रिजोल्यूशन को बढ़ाते हैं, बेसिकली प्रोटीन की प्यूरिटी को इनहांस करते हैं। So this is all about peptides and proteins, and in my next lecture we will discuss about electrophoresis, isoelectric foxing and two-dimensional electrophoresis. So stay tuned for this lecture, and if you have any query and doubt, please leave comment in the comment section, and please do not forget to subscribe our amazing channel.